Hello everyone, how are you? I hope you are well. In this video, we are starting a new botany playlist and this is our first video on this particular subject. Now, I am starting the chapter named Cell, the Unit of Life. Means जो सेल है वो हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए सबसे पहले सेल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जो सेल है उसे हम बेसिकली दो सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। नंबर 1 इज साइटोलॉजी एंड सेकंड इज सेल बायोलॉजी। दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो साइटोलॉजी में हम स्टडी ऑफ सेल एंड फंक्शन ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हैं एंड सेल बायोलॉजी में भी हम सेम सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जबकि जो एक बेसिक डिफरेंस इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में है दैट इज़ सेल बायोलॉजी में हम सेल की लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी एडिशनली पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम GN रामाचंद्रन जी हैं। इन्होंने कोलेजन प्रोटीन की ट्रिपल हेलिक्स संरचना की खोज की और एक रामाचंद्रन प्लॉट बनाया। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले रीड करने होंगे ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पे हमने एक टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें अब देख पा रहे हैं सबसे बाहरी जो मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं सेल वॉल, जो कि प्लांट में बहुत ही थिक होती है। एंड इसके अंदर वाली जो हमने रेड कलर से बनाई हुई है इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड इसके अंदर जो लिक्विड टाइप मटेरियल भरा हुआ है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और इसके मिड में आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस है। ओके, यहाँ पे हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे जैसे कि प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। अगर हम प्लांट सेल में से सेल वॉल को अलग हटा दें तो बचे हुए पार्ट को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। प्रोटोप्लास्ट एक लिविंग पार्ट है और जो सेल वॉल है वो सेल का नॉन लिविंग पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, प्रोटोप्लास्ट में अगर हम सेल मेम्ब्रेन को भी डिवाइड कर दें तो बचे हुए पार्ट को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इन्वॉल्व रहता है। फ्रेंड्स, प्रोटोप्लास्ट सेल का लिविंग पार्ट है, यानी कि इसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एनिमल सेल जो है वो एक नेचुरल प्रोटोप्लास्ट होता है, यानी कि उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, जो कि एक नॉन लिविंग पार्ट भी है। अगर हम प्लांट सेल को प्रोटोप्लास्ट बनाएं तो उसके लिए कुछ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनका नाम है सेलुलेज एंड पैक्टिनेज। सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम प्लांट की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि उसे प्रोटोप्लास्ट बना देते हैं। क्योंकि प्लांट की जो सेल वॉल है वो पैक्टिन एंड सेलुलोज की बनी होती है, इसके लिए इसके रिक्वायर्ड जो एंजाइम है उनका नाम है पैक्टिनेज एंड सेलुलेज। आगे हम देखते हैं कि जो सेल का मेन एरिया है जिसमें कि सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो एरिया होता है साइटोप्लाज्म, जिसमें कि हम आगे पढ़ेंगे सारे ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम एंड न्यूक्लियस एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है वही सेल का मेन पार्ट होता है जो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करता है। अब बात आती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं। फ्रेंड्स, मेटाबॉलिक रिएक्शंस वे रिएक्शन होती हैं जिनमें हम फूड का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। यानी कि जितनी भी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिनमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो सारी रिएक्शन सेल के साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में होती हैं। कुछ अगले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि हमारे एंशिएंट टाइम में सेल के बारे में हमें पता कैसे चला। तो
जो सेल की डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की है, जिन्होंने नॉन लिविंग सेल के बारे में खोज की। ये नॉन लिविंग सेल प्लांट सेल थी और उस प्लांट का नाम था ओक प्लांट। ओक प्लांट की भी कौन सी सेल? तो सेल थी कॉर्क सेल, और ये सेल डेड हो गई थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन। फ्रेंड्स, सुबेरिन एक केमिकल है जो कि प्लांट सेल को डेड कर देता है। इसके बारे में हम अपने आने वाले चैप्टर बायोमोलिक्यूल में डिटेल में पढ़ेंगे कि सुबेरिन कैसे प्लांट सेल को डेड कर देता है। रॉबर्ट हुक ने सेल की प्रेजेंस के बारे में बताया, यानी कि सबसे पहले जो सेल के बारे में थ्योरी दी गई है या फिर उसकी खोज की गई है वो रॉबर्ट हुक नेम के साइंटिस्ट ने की है। उन्होंने बताया और अपने स्टेटमेंट दिए और ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि प्लांट सेल में, डेड प्लांट सेल में ओनली सेल वॉल प्रेजेंट थी, एंड चूँकि डेड सेल है तो उसके वो केवल ही केवल हॉलो चैम्बर की तरह दिखाई दे रही थी, क्योंकि मिड में उसकी कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं थी, जैसे कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ओके, और उन्होंने इस चैम्बर के लिए यानी कि हॉलो चैम्बर के लिए सेलुलर वर्ड यूज़ किया, जिसको मॉडिफाइड करते हुए आज हम सेल के नाम से भी जानते हैं। ये सारा डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपनी एक बुक माइक्रोग्राफिया में दिया। अब अगले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया। लिविंग सेल्स के एग्जाम्पल हैं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, सेकंड है ह्यूमन स्पर्म, एंड थर्ड है बैक्टीरिया। यानी कि इन्होंने प्रॉपरली लिविंग सेल्स के बारे में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ओके, तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस करने वाले साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन। अब आगे आती हैं सेल थ्योरीज। फ्रेंड्स, सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई हैं, जिनका नाम है मैथियास स्लीडन एंड थियोडोर स्वान। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने अपने सेपरेटली स्टेटमेंट दिए, जिनमें स्लीडन ने अलग अपने स्टेटमेंट दिए सेल थ्योरी के बारे में, एंड स्वान ने अपने अलग स्टेटमेंट दिए। ओके, तो हम मैथियास स्लीडन के बारे में पढ़ते हैं। मैथियास स्लीडन एक जर्मनी बॉटनिस्ट हैं, जिन्होंने 1838 में अपने सेल के बारे में स्टेटमेंट दिए। वहीं थियोडोर स्वान ने 1839 में अपने स्टेटमेंट दिए। ये एक ब्रिटेन के जूलॉजिस्ट थे। ओके, मैथियास स्लीडन ने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया। चूँकि ये बॉटनिस्ट थे इसलिए उन्होंने प्लांट सेल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकी थ्योरी का था ऑल प्लांट्स आर फॉर्म्ड बाय सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, यानी कि प्लांट की जो सेल है उनकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट सेल है, एंड सेल टुगेदर कंस्टिट्यूट होकर टिश्यू बना रही हैं और वही मिलके एक प्लांट का निर्माण कर रही हैं। वहीं पर थियोडोर स्वान ने बताया कि एनिमल सेल के चारों ओर एक थिन कवर प्रेजेंट होता है, अ थिन कवर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। और उनका सेकंड स्टेटमेंट था अ थिक कवर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट ऑफ थियोडोर स्वान था एनिमल एंड प्लांट सेल आर फॉर्म्ड बाय सेल एंड सेल प्रोडक्ट। इन्होंने अपनी थ्योरी एंड मैथियास स्लीडन की थ्योरी को कंबाइन करके बताया। ओके, तो वहीं से हम कुछ स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। डेट इज सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल थ्योरी का ये स्टेटमेंट डिनोट करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बेसिक यानी कि सबसे छोटी यूनिट सेल है। अब अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में डिवाइड किया हुआ है। जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड नंबर 2 इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं। ओके, एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से बने होते हैं, यानी कि उनमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होता है। ओके, या यूनिसेलुलर सेल के बारे में बताया गया है
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो फ्री लिविंग स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड वो अपने सारे इसेंशियल फंक्शन खुद परफॉर्म करते हैं। यानी कि सेल का होना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहने के लिए। यानी कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल हैव नॉट लिविंग फ्री एग्जिस्टेंस। यानी कि अगर कोई भी चीज बिना सेल के एग्जिस्ट कर रही है तो उसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पर अपनी सारी लिविंग परफॉर्मेंस के लिए डिपेंड होगी। ओके, इसका एग्जाम्पल है वायरस। यानी कि वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच की कड़ी यानी कि लिंक कहा गया है। ओके, सेल थ्योरी का सेकंड स्टेटमेंट है सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को फंक्शन करने के लिए, मतलब अपनी लाइफ प्रोसेस करने के लिए सेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो एक फंक्शनल यूनिट है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि सेलुलर और मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए जो सेल का साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है उसका होना जरूरी है। यानी कि मेन एरिया फॉर सेलुलर एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इज साइटोप्लाज्म। ओके, तो यहाँ से पता लगता है कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, थर्ड स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी इज सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेल का होना किसी भी ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, कह सकते हैं मैंडेटरी है। ओके, इसका एक्सेप्शन है वायरस ड्यू टू ए सेलुलर स्ट्रक्चर। ओके, अब इस सेल थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो ड्रॉबैक है कि जो सेल थ्योरी है जो स्लीडर और स्वान ने कंबाइन करके अपनी स्टेटमेंट दी थी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि हाउ टू न्यू सेल्स फॉर्म्ड, यानी कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होती हैं। उन्होंने ये तो बता दिया कि सेल इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज़ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि सेल कहाँ से आती हैं, यानी कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होती हैं। इसी ड्रॉबैक के चलते न्यू साइंटिस्ट आए जिन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी, जिसे हम फाइनल स्टेप ऑफ सेल थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विर्चो, जिसे हम आर विर्चो भी कहते हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया जो उन्होंने इंक्लूड किया इस सेल थ्योरी में, जो था ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब था न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम न्यू एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। एंड उन्होंने पिछली सेल थ्योरी से एक स्टेटमेंट उठाया और बताया सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से मॉडर्न सेल थ्योरी की स्टार्टिंग हुई, जिसे हम आज तक मानते हैं, जो कि है न्यू सेल्स के बारे में कि न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स एंड सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे सेल की कुछ डायमेंशंस दी हुई हैं। यहाँ पे हम सेल साइज के बारे में पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के कुछ मेन एग्जांपल्स हैं जिनकी हमें ये डायमेंशंस याद रखनी है कि जिनकी सेल का साइज कितना है। ओके, तो 0.1 माइक्रोमीटर है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम PPLO भी कहते हैं, जो कि उसकी एब्रीविएटेड फॉर्म है। सेकंड है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर है वायरस सेल की लेंथ, एंड 0.3 माइक्रोमीटर है माइक्रोप्लाज्मा की लेंथ, एंड 1.2 माइक्रोमीटर है टिपिकल बैक्टीरिया की सेल की लेंथ, एंड 3 से 5 माइक्रोमीटर है बैक्टीरियल सेल की साइज, एंड 7 माइक्रोमीटर है रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC की साइज, एंड 10 to 20 माइक्रोमीटर है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की साइज। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रेड ब्लड सेल्स की यहाँ पे साइज दिया हुआ है दैट इज 7 माइक्रोमीटर, ये उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ओके, वहीं पे अगर हम बात करें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट की कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल
क्या है, तो उसका नाम वो है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग में पाई जाने वाली सेल सबसे बड़ी आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल है। ओके, यहाँ पे कुछ सेल्स के हमें शेप के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले सेल शेप जो है वो डिपेंड करता है सेल के फंक्शंस एंड सेल की एक्टिविटी पर, यानी कि सेल के एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सेल का साइज होता है। तो सबसे फर्स्ट है आरबीसी। आरबीसी का साइज होता है राउंड बाइकॉन्केव। डब्ल्यूबीसी का साइज होता है अमीबॉइड। चूँकि डब्ल्यूबीसी कई तरह की होती हैं, जैसे कि एसिडोफिल, न्यूक्लियोफिल, बेसोफिल, तो इनका साइज हम जनरलाइज वे में बोल सकते हैं कि ये अमीबॉइड शेप की होती हैं। थर्ड है नर्व सेल, जो कि नर्व्स को जगह बहुत दूर दूर तक अपनी कह सकते हैं इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती हैं, तो ये लॉन्ग और ब्रांच्ड सेल होती हैं। एंड नंबर फोर्थ है कॉलुमिनार एपिथेलियम सेल्स, ये होती हैं लॉन्ग एंड नैरो। फिफ्थ है मीजोफिल। मीजोफिल राउंड एंड ओवल शेप की सेल होती हैं। एंड ट्रैकिड्स, जो कि हमारे जाइलम में प्रेजेंट होती हैं, ये इलोंगेटेड होती हैं, क्योंकि इन्हें प्लांट में दूर दूर तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करना होता है, इसलिए वो इलोंगेटेड शेप की सेल होती हैं। जैसा कि हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि सेल शेप डिपेंड होता है सेल फंक्शन एंड उसकी एक्टिविटी पर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें बॉटनी पढ़ते टाइम वर्ड्स की टर्मिनोलॉजी पे जाना है, लेकिन क्योंकि हमें उन्हें स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट, इसे हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, दैट इज प्रो एंड कैरियोट। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, यानी कि फर्स्ट। कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस। सेम हेयर, यूकैरियोटिक सेल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज यू एंड कैरियोट। यू का मतलब है डेवलप्ड, कैरियोट का मतलब है पहले की तरह ही न्यूक्लियस। यानी कि जहाँ भी आप प्रो देखेंगे वहाँ पे प्रिमिटिव समझिए, एंड जहाँ पे यू देखें उसका मतलब होता है डेवलप्ड। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप होता है एंड यहाँ पर डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेकंड पॉइंट है, अब किस बेसिस पर हम न्यूक्लियस को डेवलप्ड बोल रहे हैं और किस बेसिस पर हम उसे प्रिमिटिव बोल रहे हैं। तो बेसिक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पर। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जबकि डेवलप्ड न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेकेंड डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। फ्रेंड्स, हिस्टोन प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन के बने हुए ऑक्टामर होते हैं जिन पर डीएनए कॉइल्ड रहता है। आप जानते होंगे कि हमारी सेल का साइज कुछ माइक्रोमीटर्स में होता है, जबकि हमारे डीएनए का साइज 2 मीटर होता है। तो इतने लॉन्ग डीएनए को सेल में अंदर फिट करने के लिए हमें उसे कॉइल करना होगा, यानी कि किसी चीज़ पर लपेटना होगा। तो इसलिए ये हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए को अपने ऊपर लपेट लेते हैं ताकि उसकी लेंथ कम हो सके और वो सेल के अंदर अच्छे से आ सके। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रोटीन एब्सेंट होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल में ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है तो फिर इस फंक्शन को करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर का होना भी इसेंशियल है। तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन की जगह पॉलीअमीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन पर कि डीएनए हमारा लिपटा हुआ रहता है। और यूकैरियोटिक सेल में चूँकि हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है तो यहाँ पर पॉलीअमीन्स एब्सेंट रहते हैं। चूँकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन की एब्सेंस के कारण ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंस रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ज़ीनोफोर और न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं
जबकि यूकैरियोटिक सेल में जीनोफोर और न्यूक्लियोइड एब्सेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जीनोफोर और न्यूक्लियोइड फ्रेंड्स वो स्ट्रक्चर हैं जो कि जिन पर सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है, वो एक न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं, और डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि न्यूक्लियस प्रॉपरली बाउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जबकि जीनोफोर या न्यूक्लियोइड में डीएनए होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम जीनोफोर की बात करें तो जीनोफोर प्रोकैरियोटिक सेल में एक सेल में सिर्फ और सिर्फ एक जीनोफोर प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो ये स्पीसीज के नंबर पर डिपेंड होता है। जैसे कि ह्यूमन में अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम होते हैं एंड जो कि पेयर में होते हैं, एंड टी प्लांट की बात करें तो इसमें 40 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि ड्रोसोफिला की बात करें तो इसमें 8 क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि क्रोमोसोम का नंबर स्पीसीज के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है, चूँकि फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, यानी कि डीएनए यूं ही उसके अंदर वाले स्पेस में प्रेजेंट रहता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो यहाँ पर नेक्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी कि विदाउट मेम्ब्रेन, एंड प्रोकैरियोटिक सेल में नेक्ड डीएनए एब्सेंट रहता है। ओके, एंड प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का साइज थोड़ा लार्ज होता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि मेन डीएनए से अलग प्रेजेंट होता है। अगर हम प्लाज्मिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो प्लाज्मिड में डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, एंड इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्वालिटी होती है। एंड यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड एब्सेंस रहता है। अगर हम प्लाज्मिड के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। दैट इज एफ प्लाज्मिड, दैट डिनोट्स फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जो कि बैक्टीरिया के ट्रांसफॉर्मेशन और रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड सेकेंड इज रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, जो कि किसी भी बैक्टीरियल साइड के रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड नंबर 3 है कोल प्लाज्मिड, जो कि कोलिसिन नाम का एक प्रोडक्ट बनाता है जो कि एक एंटीबायोटिक है। ओके फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो है प्लाज्मिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ सम फिनोटाइप फंक्शंस, यानी कि प्लाज्मिड कुछ लिमिटेड फंक्शन ही परफॉर्म करेगा। जो मेन फंक्शन है जैसे कि रेस्पिरेशन, ये परफॉर्म करने के लिए उसका मेन डीएनए होगा, जिसे हम जीनोफोर या न्यूक्लियड कह रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है कि कुछ फिनोटाइपिक फंक्शंस का मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एफ प्लाज्मिड है जिसे हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी कहते हैं। ये डीएनए इंफॉर्मेशन इसमें कुछ स्टोर होती हैं जो कि पाइलिन प्रोटीन को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, जिसकी वजह से सेल वॉल में एक्सटेंशन होने लगते हैं। एंड उन एक्सटेंशन की वजह से बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। एंड इन सेल के एक्सटेंशन को हम सेक्स प्लाई कहते हैं। इसलिए कुछ फ्यू फंक्शंस के लिए प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल है। आगे हम और डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं, दैट आर प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज
यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, यू बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होती है, जबकि आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। और स्यूडोम्यूरिन बेसिकली अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें मोस्टली एल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। यू बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन जो टर्म है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसे स्प्लिट करके देख सकते हैं, जिससे इसका मतलब निकलेगा दैट इज पेप्टाइडो एंड ग्लाइकन। फ्रेंड्स, पेप्टाइडो का मतलब है अमाइनो एसिड एंड ग्लाइकन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपस में क्रॉस लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं एंड इन ये 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जिसे हम नैम कहते हैं एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। इस बॉन्ड का नाम होता है β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे जो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, इनमें जो अमाइनो एसिड हैं वो एल टाइप के हो सकते हैं और डी टाइप के हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक पर्टिकुलरली पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक की बात करें तो ये एंटीबायोटिक इन्हीं बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया डेड हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है सेल मेम्ब्रेन को लेकर। फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। डिफरेंस दोनों में थोड़ा सा है, लेकिन एक लाइन दी हुई है जो है सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो एंड चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, इनमें सिमिलर होती है। ओके, लेकिन मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर प्रोकैरियोटिक में होपोनॉइड्स होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक्स में मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉल्स होते हैं। फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम जो कि सेल मेम्ब्रेन के इंटरनल एक्सटेंशन है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं एंड यूकैरियोटिक सेल में ये मीजोसोम एब्सेंट होते हैं। हम अगर यहाँ आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि ये बाहरी कवरिंग सेल वॉल है एंड इसके अंदर ये जो बना हुआ है ग्रे कलर में ये सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये अंदर की तरफ इनफोल्ड होती जा रही है, इसे ही हम मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो मीजोफिल्स जो सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल की पेरिफेरी पर प्रेजेंट होते हैं उन्हें पेरिफेरल मीजोसोम कहते हैं, जबकि वो इनफोल्डिंग्स जो मिड तक धसी हुई रहती हैं उन्हें सेंट्रल मीजोसोम बोलते हैं। मीजोसोम के फंक्शन देख लेते हैं। जो मीजोसोम है वो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकंड डीएनए के रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड एनर्जी प्रोडक्शन भी उसी के द्वारा होता है, क्योंकि इनफोल्डिंग से सरफेस एरिया बढ़ जाता है एंड वो वाले एंजाइम्स जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। नंबर 3 फंक्शन है मीजोसोम का, दैट इज सेल वॉल फॉर्मेशन। चूँकि मीजोसोम सेल वॉल के ही इनफोल्डिंग्स हैं, इस वजह से वो सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। 4th फंक्शन मीजोसोम का है, दैट इज सिक्रीशन ऑफ डॉटर सेल्स। क्योंकि जब सेल डिवीज़न के टाइम ये मीजोसोम अंदर की तरफ धंसकर डॉटर सेल एंड मदर सेल को अलग कर देता है, तो इसलिए ये भी इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। नंबर 5 है सिक्रीशन ऑफ मटेरियल्स। ज़रूरत पड़ने पर ये जो मीजोसोम दैट इज़ इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन है, ये कुछ
मटेरियल्स को सिक्रीट करता है। आगे हम दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, दैट इज सेल ऑर्गेनेल के बेस पर। फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स से मतलब है हमारा कि वो ऑर्गेनल्स जिनके ऊपर प्रॉपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में टोटली मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड यूकैरियोटिक में भी एक एग्जांपल है जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, दैट इज राइबोसोम। डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये 80S टाइप का होता है। यहाँ पे S डिनोट कर रहा है स्टेनबर्ग यूनिट। फ्रेंड्स, राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, जिनमें एक यूनिट बड़ी होती है एंड दूसरी यूनिट कंपैरेटिवली छोटी होती है। राइबोसोम में, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 30S की यूनिट प्लस 50S की यूनिट होती है। अब आप सोच रहे होंगे 30 + 50 = 18, लेकिन फिर यहाँ पे हम 70S क्यों बता रहे हैं? फ्रेंड्स, ये दोनों यूनिट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनका कुछ पार्ट ओवरलैपिंग की वजह से काउंट नहीं करते हैं। इस वजह से इसे 70S टाइप ऑफ राइबोसोम बोलते हैं, जबकि यहाँ पे 2 यूनिट्स होती हैं जो कि 40S टाइप की होती हैं एंड 60S टाइप की होती हैं। यूकैरियोटिक सेल में ओवरलैपिंग पार्ट 20S का होता है, इस वजह से इसे 80S टाइप ऑफ राइबोसोम कहा गया है। सेकेंड ऑर्गेनल का डिफरेंस हम बात करते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पर इसका ऑल्टरनेटिव और वी कैन से ऑप्शनल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, जिसे मीजोफिल कहते हैं। यही प्रोकैरियोटिक सेल में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। एंड थर्ड डिफरेंस सेल ऑर्गेनल के बेसिस पर है क्लोरोप्लास्ट। प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, जो कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर इनका ऑल्टरनेटिव क्रोमेटोफोर प्रेजेंट रहता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन का ही इंटरनल एक्सटेंशन है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है प्लांट। फोर्थ ऑर्गेनल है दैट इज लाइजोसोम। यहाँ पे लाइजोसोम एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में लाइजोसोम प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला दोनों में प्रेजेंट होता है, यानी कि चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, फ्लैजिला दोनों में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। साइटोस्केलेटन की बात करें तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में साइक्लोस्केलेटन एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में साइक्लोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। साइक्लोसिस यानी कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात करें फ्रेंड्स, जो हमने बताया है कि साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उस पर थोड़े थोड़े मूवमेंट होते रहते हैं, जिन्हें हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं और इसे साइक्लोसिस कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल एनवेलोप सिस्टम प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डबल एनवेलोप सिस्टम प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, सिंगल एनवेलोप सिस्टम से हमारा मीन है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगल एनवेलोप सिस्टम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डबल एनवेलोप सिस्टम से मीन है कि यहाँ पर जो देखिए बाहर कवरिंग तो प्रेजेंट होती है, सेल वॉल के अंदर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म में जो सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इस वजह से दोनों मेम्ब्रेन को
हम बोलते हैं इंटरनल एनवलप सिस्टम, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में डबल एनवलप सिस्टम प्रेजेंट होता है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।